हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को कैसे तैयार करें या इंडियन इकोनॉमी की कैसे प्रिपरेशन करें यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर उनकी एनालिसिस किया जाए तो वो थोड़े ट्रिकी होते हैं और हम लोग के मन में ये धारणा होती है कि बहुत टफ होते हैं। टफ नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं और थोड़ी टर्मिनोलॉजी है। अगर इन टर्मिनोलॉजी को या शब्दावलियों को सही से स्पष्ट कर लिया जाए, कॉन्सेप्ट को सही से समझ लिया जाए, तो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे सकती है, या कहा जाए कि ये हमारे लिए बहुत भरोसेमंद एक सेक्शन साबित हो सकती है। और एक चीज़ हम लोग के मन में ये भ्रांति हुई है, या कहा जाए कि मिसकॉन्सेप्ट है, कि इंडियन इकोनॉमी में डेटा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हमें डेटा याद करना है, रटना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें डेटा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बहुत थोड़ा-सा डेटा चाहिए। बेसिक हमें मेहनत करनी है कॉन्सेप्ट पे और टर्मिनोलॉजी पे। अगर दोनों हमारा तैयार हो गया, कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी, तो बहुत अच्छे से हम लोग इस सेक्शन को डील कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में इंडियन इकोनॉमी से, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन का मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है हम लोग। साथ में एक होता है डायनेमिक पोर्शन। डायनेमिक पोर्शन का मतलब जो करंट अफेयर्स जिसको हम लोग बोल देते हैं, जो डायनेमिक पोर्शन है, जो रिसेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, कोई पॉलिसी आ गई, कोई प्लान आ गया, कोई योजना आ गई या कोई एक्ट बन गया, तो इससे रिलेटेड या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो करंट का पार्ट है। तो हमें दिमाग में पहली चीज तो ये रखनी है कि हमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं याद करना है, और हमें बेसिक को बहुत अपना स्ट्रांग रखना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत क्लियर रखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग टैकल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ भ्रांतियां हैं, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें और कुछ अपने ऊपर काम कर लें, जैसे कॉन्सेप्ट रिलेटेड या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड कुछ काम कर लें, कुछ वर्क कर लें, तो इंडियन इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको करने में हम बहुत कैपेबल होंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो हम लोग के अंदर में मिस कॉन्सेप्ट है कि इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। टफ नहीं होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इस इन सेंस में कि हम उसको पहले तो पढ़े नहीं है सही से, और पढ़े भी हैं तो एक डर के साथ पढ़े हैं। कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी स्पष्ट हो, और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में नहीं, यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट में उठा लीजिए, तो आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, किसी में भी आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी डायनेमिक पोर्शन यानी समसामयिक घटना चक्र जो है या करंट अफेयर्स हैं, इनको आप अपडेट करते रहिए, तो आपका एक सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। अगर लास्ट 10 ईयर या 5 6 6 7 ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस किया जाए, तो इस बिहाफ पे हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए, अगर क्वेश्चन को देखा जाए, तो जैसे यहाँ पे हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मार्क्स को लिया हुआ है, साथ में मेंस के मार्क्स को लिया हुआ है। तो इस बिहाफ पे हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो देखिए, 2024 में जो रिसेंट में अभी प्रीलिम्स हुआ है जून में, इसमें किए थे इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे, ये लगभग 18 क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी के। 18 क्वेश्चन थे, इस मीन्स 36 मार्क्स के थे। 2023 में 18 क्वेश्चन इसमें भी थे। 2022 में, 2022 में 17 क्वेश्चन थे, 21 में 16 क्वेश्चन थे, 2020 में 16 क्वेश्चन थे, और 2019 में तो गजब ही कर दिया था यूपीएससी ने, लगभग 28 क्वेश्चन दे दिया था इंडियन इकोनॉमी से। इस तरह से मेंस में देखेंगे तो ये जीएस थर्ड पेपर में ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमी से। तो जीएस थर्ड में देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी इंक्लूड है, ठीक है, भारतीय कृषि को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 105 नंबर के 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 2023 में 125 नंबर के, 2022 में 110 नंबर के, 2021 में 110 नंबर के, 2020 में 100 नंबर के, और 2019 में 110 नंबर के। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अगर अवॉइड करेंगे हम तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या बाय डिफॉल्ट हो भी जाएगा तो रैंक बहुत अच्छी नहीं होगी।
तो इंडियन इकोनॉमी को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ आता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? कौन-कौन से टॉपिक जो हैं, वो हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जो देखेंगे अगर टॉपिक को डिवाइड किया जाए, तो इसमें आता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को बहुत अच्छे से समझना है, नेशनल इनकम को बहुत समझना है, इसमें जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, फिर एक है बाजार कीमत पे मतलब मार्केट प्राइस पे, एक है फैक्टर प्राइस पे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं इनको बहुत अच्छे से समझना है। इसको लगभग अगर सही से पढ़ा जाए तो ये 4 से 6 घंटे मतलब अगर मेरे साथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया जा सकता है। इसको हम लोग फिलहाल हटाते हैं कि कितने घंटे में तैयार करनी है, ये तो अलग चीज़ है कि कितने घंटे में हम लोग पढ़ते हैं सब। अब इसके बाद है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, फिर इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन्फ्लेशन का क्या रीज़न है, इन्फ्लेशन का टाइप्स कितने हैं इन्फ्लेशन के, फिर इन्फ्लेशन को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। फिर इसक होता है मुद्रा एवं बैंकिंग जो है हमारे यहाँ जो बोले देख इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। एक है मनी मार्केट मुद्रा बाजार और एक है कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, दोनों को हम लोग करते हैं। तो पहले तो ये है कि मुद्रा क्या होती है और दूसरा भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे है, तो इसको हम लोग मुद्रा बाजार में देखेंगे कि मुद्रा बाजार में क्या है, भारत में मनी मार्केट कैसे काम करती है और आरबीआई का क्या रोल है इस मनी मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फिर नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट, जिसमें खास करके शेयर बाजार के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के बारे में। फिर है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और राजकोषीय नीति को सरकार किसके माध्यम से इसको लागू करती है, तो बजट के माध्यम से इसको लागू करती है। तो बजट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो होते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। फिर कर टैक्सेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कर में दोनों है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जीएसटी के जितने भी सेगमेंट हो सकते हैं, जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर भारत की विदेशी व्यापार जो हो रही है, ठीक है, इसमें भुगतान संतुलन को बहुत अच्छे से तो पढ़ना है और विदेशी विनिमय को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये टॉपिक तो यहाँ पे देखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इस टॉपिक के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, ठीक है, इनका क्या योगदान है, कितना जीडीपी के ग्रोथ में इनका कंट्रीब्यूशन है, क्या ग्रोथ रेट रही है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा हम लोग को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट इसको पढ़ना है। थोड़े बहुत डेटा जो हैं वो पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड जो डेटा हैं इनको पढ़ लेना है। गरीबी की क्या स्थिति है, अगर गरीबी का मेजरमेंट करके कोई डेटा रिलीज किया गया है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो होता है यूनेस्को द्वारा किया जाता है और साथ यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, और साथ में यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में भी नीति आयोग रिलीज करता है डेटा, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर बेरोजगारी का क्या मेन डेटा है, कोई रिलीज किया गया है या एनएसएसओ ने कुछ किया है तो उसको पढ़ लेना है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से पढ़नी है। बाकी जो ये हैं जैसे आधारभूत संरचना है, वित्तीय समावेशन है, ये पीडीएस खाद्य सुरक्षा है, खाद्य प्रसंस्करण है, निवेश मॉडल है, जनसंख्या है तथा सतत विकास से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, ये मेनली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही जो हमने बताया आपको 12-13 टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इसमें करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट हैं और जो टर्मोलॉजी हैं इनको बहुत अच्छे से हमें पढ़ लेना है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि हम लोग के पास देखिए पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इतने मंथ हैं, लगभग 6 मंथ के आसपास हम लोग के पास हैं। क्योंकि मई में तो इतना होता है कि उसमें रिवीजन कर लीजिए, जो आपके पास है उसको ही आप पढ़ लीजिए, बहुत है उसमें, नया नहीं पढ़ा जा सकता है। तो अभी से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने लगिए, अभी से प्री ओरिएंटेड हो जाइए, क्योंकि देखिए सीसैट भी बहुत टफ हो रहा है। सीसैट इतना टफ हो जा रहा है कि कई स्टूडेंट हैं जो जीएस में फर्स्ट पेपर में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सीसैट में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो आपको ये करना है कि सीसैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो ये हम लोगों ने देखा स्ट्रैटेजी एक तरीके से कि क्या क्या करना है, मेन मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं
जिन पे हमें फोकस करना है कि हमारा प्रीलिम्स ना रुके, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि नेशनल इनकम है, फिर मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, फिर मुद्रा एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग है, फिर मनी मार्केट एंड आरबीआई है, फिर कैपिटल मार्केट है, फिर फिस्कल पॉलिसी है, फिर टैक्सेशन है, फिर फॉरेन एक्सचेंज है और फॉरेन ट्रेड है। ये जितने टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ लेना है ताकि हमारा ये बिल्कुल तैयार है। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके बाद क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, ठीक है। इन टॉपिक्स को अगर सही से हमने तैयार कर लिया तो आई थिंक 70% क्वेश्चन हम लोग करने में कैपेबल होंगे। मैं 100% नहीं कहूंगा कि 100% की प्रिपरेशन आपको करनी है। भाई करना कितना है, 50 से 55 क्वेश्चन ही तो प्रीलिम्स में चाहिए हमें। जैसे इस बार 2024 में माना जा रहा है कि 90 से 95 नंबर के आसपास मेरिट गई है। अब तब जब तक फाइनल यूपीएससी डेटा रिलीज नहीं करता है, आफ्टर होल प्रोसेस, आप आई थिंक मई में रिलीज कर देगा, तब तक कैसे कहा जा सकता है कितनी मेरिट गई है। लेकिन 90 से 95, इसका मतलब 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में हमें करना है। तो इस तरह से हम लोग को स्ट्रेटजी अपना लेनी है और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है इंडियन इकोनॉमी को लेके, और बहुत ज़्यादा डेटा को लेके परेशान नहीं होना है, और ना ही इतना ये दिमाग में बिठाना है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत टफ सेक्शन। टफ नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि कॉन्सेप्ट है, हमें अब्स्ट्रैक्ट दिखाई देता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि नहीं यार ये हो भी सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।